नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज हमारे साथ चर्चा में बड़ी खास मेहमान मौजूद है लिजा गुप्ता। लिजा गुप्ता एक ग्रैंड मास्टर है रेकी की और दूसरा टैरो कार्ड रीडर है, तीसरा साइकोलॉजिस्ट भी है। इनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअलिटी भी है, मनोविज्ञान भी है। तो आज हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। लिजा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो कहाँ से शुरू किया जाए? जहाँ से आपका मन हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यंग है काफी, आपकी स्पिरिचुअलिटी में इतनी एंट्री कैसे हुई और आपने रेकी के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से सीखी, पूरे इसके अपने सफर के बारे में बताइए। तो स्पिरिचुअलिटी का तो मेरा लेना देना था ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं होता। तो जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई उसके बाद मैंने मास्टर्स की साइकोलॉजी में, और तब मैं वहाँ पे गई। और जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलने लग गए, और ऐसे ऐसे एक होता है ना, जब भगवान को आपको एक जगह पे लेके जाना होता है तो वो ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होने लग जाती है, सर्कमस्टांसेस होने लग जाते हैं। तो वही चीज हुआ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थे। और जो एक होता है ना, जैसे काली का बोलते हैं, एंडिंग इज द न्यू बिगिनिंग, अंत ही आरंभ है। तो वही वाली चीज हुई कि बहुत ज्यादा पेन, हार्ट ब्रेक, ये वो। लेकिन वो जो थी वो शुरुआत थी मेरी स्पिरिचुअलिटी की। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सेल्फ अवेयरनेस को लेके, कि अपनी आप की खोज जिसे हम कह सकते हैं। कैसे खोजा, क्या खोजा? बहुत कुछ खोजा, बहुत कुछ अभी बाकी है, काफी कुछ। लेकिन इतना तो खोज लिया कि अपने बारे में खामियां, अच्छाइयां, जैसे कि एक होता है ना, हम सबके पास, हम क्या बोलते हैं, हम सबके पास एक यूनिक टैलेंट है, हम सबके पास कुछ पावर्स होती हैं। लेकिन वो कहाँ खो जाती हैं? जब हम इस मोह माया के वर्ल्ड में रहते हैं, जब हम उस इल्यूजन में रहते हैं, तो हमारा ध्यान उस पर पहुंच ही नहीं पाता। और भगवान ने हमें कैसे बनाया? भगवान ने जब हमें बनाया था तो हमें सिर्फ क्वालिटीज दे के भेजा था। लेकिन जब आप अर्थ पे आओगे, आपके कर्मास आएंगे, तो वो जो आपकी क्वालिटी है, जो वो प्रलय वाली जो स्टेट होती है आपकी, वो आपकी कवर होती रहती है, होती रहती है। तो जैसे जैसे आप अपने कर्मास क्लीन करते हो, जैसे जैसे आप अपने आप को समझने लगते हो, जैसे जैसे आप इंसानियत के रूप में आते हो, वैसे वैसे आपको अपने बारे में समझ आने लग जाता है कि आप करने क्या है। सेल्फ अवेयरनेस इज व्हाट, कि आपका पर्पस क्या है, आपको भगवान ने भेजा किस लिए है। तो कुछ रेकी के बारे में बताइए कि रेकी आई कहाँ से और रेकी क्या है? वैसे तो बोला जाता है जो रेकी है वो डॉक्टर मेकाओ उसुई हैं, जो फाउंडर हैं रेकी के। लेकिन मैं ये चीज नहीं मानती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि रेकी तो एक ऐसी एनर्जी है जो ना ही बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। एन एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये तो हम साइंस में हमेशा से पढ़ते आए हैं, राइट। तो ठीक है, वो फाउंडर वो रह सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि साईं बाबा भी हैं, करुणा रेकी क्या है, वो बोलते हैं साईं बाबा लेके आए हैं। कोई बोलता है कि डॉक्टर मिकाउस हुई है। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि वो राधा माता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इतना अनकंडीशनल प्यार है। तो हम कंपैशन से और प्यार से किसी को भी हील कर सकते हैं, राइट। तो वैसे साईं बाबा, ऐसे क्वानियन है, एक क्वानियन जो है वो भी कंपैशन। तो ये जो रेकी है, ये कंपैशनेट हीलिंग पे सबसे ज्यादा वर्क करती है। एनर्जी ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ लव, अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन। तो जैसे मैं सही समझ रहा हूँ, जैसे कि हम कई काफी सारी फोटोज में देखते हैं कि कुछ एनर्जी उनके, कोई भी गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, उनके से निकल रही होती है। yes. उनके पीछे चक्रास भी होता है, तो वो एनर्जी जो निकल रही होती है, वो सब मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हो। जैसे जो हमारे हाथ होते हैं, अब हमारी बॉडी में कितने चक्रास है? 114 चक्रास है, राइट। उसमें से 7 चक्रास हमें दे रखे हैं कि ये आपके मेन चक्रास हैं। उसके बाद अभी 2 और नए चक्रास आए हैं, जो है अर्थ स्टार और सोल स्टार। तो जो अर्थ स्टार होता है वो आपके पैरों के 6 फीट नीचे होता है, और जो सोल स्टार होता है वो आपके सर के 6 फीट ऊपर होता है, राइट। तो इन चक्रास को मिला के प्लस हमारे हाथों में चक्रास होते हैं। तो ये जो चक्रास होते हैं, जब ये चक्रास अनब्लॉक होने लग जाते हैं, और सबसे अच्छी चीज जो आपको शायद से काम आए, हम जितने भी ह्यूमंस हैं, हम सबके पास लाइफ टाइम में एक बार वो अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हम लोगों को ब्लेस कर सकते हैं। ओके। यस।
तो ये जो चीज है, रेकी ने मुझे ये चीज डेफिनेटली सिखाई है। और हाँ, दूसरी चीज ये कि जैसे बोला जाता है जो रेकी है वो एक हैंड्स ऑन टेक्निक है, वो हाथों से दी जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी वर्कशॉप में हूँ और मैं बैठी हुई हूँ और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको रेकी चाहिए, तो वो आपके हार्ट चक्रा से भी निकलने लग जाएगी। आप अपनी आंखों से भी दे सकते हो रेकी। इट्स बेसिकली कि एक एनर्जी ट्रांसफर। अब वो आपने अपने माइंड से देना है, वो आपको अपनी आंखों से देना है, आपको हाथों से देना है, डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने रेकी की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रेकी आपने कब सीखी और कहाँ से सीखी, और आपका अनुभव अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा अनुभव तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी और मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज है लॉजिक, हर चीज के पीछे होना चाहिए साइंस, ये वो। तो मेरी दोस्त ने बोला कि तू बस सीख ले, तो मैंने बोला कि ठीक है सीख लेते हैं। और वैसे ही वो बहुत नया नया जब फेज होता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो कुछ भी सीखने के लिए। तो मैंने सीखा, 2 टीचर्स रहे हैं, एक है मिसेस सुजाता मोंगिया और एक है योगी शिवादास। तो दोनों ही बहुत अच्छे रहे हैं, दोनों ने मुझे बहुत हेल्प की है। लेकिन जो स्टार्टिंग थी मेरी रेकी थी, तो पहले तो कुछ फील ही नहीं होता था। अब फील नहीं होता था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा, ऐसा लगता था कोई टोटका कर रही हूँ या क्या, कुछ नहीं समझ आता था। लेकिन इस जर्नी में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी ने या यूनिवर्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है। वहां से मेरे अंदर आया फेथ। एंड जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, वहां पे आपका लॉजिक नहीं चलता, वहां पे आपका साइंस नहीं चलता, वहां पे सिर्फ फेथ चलता है। एंड साइंस और स्पिरिचुअलिटी फॉर मी वो दोनों एक ही हैं, लेकिन साइंस अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है साइंस को समझ आ जाए कि रेकी क्या है, क्योंकि अभी साइंस अच्छे से नहीं बता पाया कि रेकी क्या है। साइंस ने ये बता दिया कि फ्यूचर ऑफ हीलिंग इज फ्रीक्वेंसी हीलिंग, जो है एनर्जी हीलिंग। बिल्कुल राइट। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी रेकी का भी एक उनके पास अच्छा रिसर्च हो कि रेकी क्या है। तो हाँ, बात करते हैं टॉपिक पे वापस से हाँ, आते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने रेकी सीखी, और रेकी से आप अभी आपका जो फिलहाल अभी हम करंट की बात करें, प्रेजेंट की, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे पता है कि मैं पूरे टाइम प्रोटेक्टेड रहती हूँ। अब जैसे कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में होगे, आपको भी पता है जब आप कितने लोगों से मिलते हो तो उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है, राइट। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब उनकी अब एनर्जी क्या है, उनकी इम्पैक्ट कर जाएगी, अब आप बोलोगे कि नजर लग गई, ये हो गया, वो हो गया। इट्स जस्ट एन एनर्जी ट्रांसफर। कोई आपसे बुरा बोलेगा तो आप उसकी एनर्जी वो ले लोगे। तो स्पिरिचुअल लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो जो उनका ऑरा जो होता है ना, वो जल्दी जल्दी इन चीजों को खींच लेता है, क्योंकि आप बहुत रिसेप्टिव हो जाते हो अपनी एनर्जी में। तो यहाँ पे रेकी ने मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे पहले मेरे साथ क्या होता था कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो अपनी कोई दुख भरी कहानी सुना रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं अपना इंसिडेंट या कुछ भी ऐसा। अब वो बाद में जाके ठीक हो जाते थे और मैं एकदम ड्रेन हो जाती थी, मैं रोने पड़ती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। फिर जब एनर्जी रेकी डाउन आई, हो जाती है बहुत ज्यादा, दूसरा पर्सन हमारी एनर्जी को suck कर हाँ, लेता है। मतलब इसको हम इंग्लिश में वो भी बोलते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, जो आपकी सक करते हैं एनर्जी। और जो ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो फील कर पाते हैं एनर्जी, उनको बोलते हैं एम्पैथ, जो अलग अलग टाइप के होते हैं ऑफ कोर्स। तो इस चीज में अब मुझे पता है कि मेरा जो ऑरा है ना, वो चीज डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्टेड रहती है। मुझे पता है कि कोई चाहे साइकिक ऐसी अटैक हो या कोई ऐसे इंसान की एनर्जी हो जो मुझ तक पहुंच सकती है और मेरे ऑरा को वो खराब कर सकती है, वो चीज तो बिल्कुल नहीं होती। दूसरी चीज ये, मैंने ये चीज सीखी है कि आप जितना ज्यादा गिविंग करते हो रेकी में, उतना ज्यादा आपको मिलता है। सो चाहे वो आपकी इंट्यूशन के बेसिस पे हो कि आपकी इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग होती है, आपकी गिफ्ट्स के बेसिस पे हो, या आपकी अबंडेंट लाइफ हो, मटीरियलिस्टिक लाइफ हो, ये चीज यूनिवर्स आपका ध्यान रखते हैं। मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं यूनिवर्स की पेड वॉलंटियर हूँ। तो मैं उनकी ड्यूटी करूंगी और वो मुझे पे करेंगे जिस भी वे में उन्हें करना है। समझ गया मैं। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बहुत सारे जैसे इस वीडियो देखेंगे सवाल आते रहेंगे, तो मतलब मैं आज ही उन सारे सवालों के जवाब जानने आया हूँ आपसे। रेकी की टेक्निक्स क्या होती है? टेक्निक्स बेसिकली होती हैं, रेकी में 3 से 4 लेवल्स होते हैं,
जैसे जब मैं सिखाती हूँ तो उसमें मैं 3 लेवल्स रखती हूँ। पहला ये होता है सेल्फ ट्रीटमेंट, क्योंकि आप जब तक अपने आप को हील नहीं कर सकते, आप किसी और को कैसे रास्ता दिखाओगे, Agree. राइट? सो फर्स्ट लेवल इज सेल्फ ट्रीटमेंट, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपको अपने आप को हील कैसे करना है थ्रू रेकी। फिर सेकंड में आता है कि आप अपने आसपास के लोगों को या आपको जिसे भी हील करना है, उसमें डिस्टेंस रेकी भी आ जाता है कि आप डिस्टेंस से कैसे हील कर सकते हो। फिर थर्ड में आता है जिसके अंदर आपको और हाँ, सेकंड वाले में जो सेकंड लेवल है उसमें आपको सिंबल्स भी दिए जाते हैं। फर्स्ट में कोई सिंबल्स नहीं होते हैं, सेकंड में आपको सिंबल्स दिए जाते हैं, इसमें आपकी करुणा रेकी भी आती है, और थर्ड में आप खुद ग्रैंड मास्टर बन जाते हो, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप सिखा सको दूसरों ओके, को। तो 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स है मेन। यस। या आप थर्ड में जाके क्या कहते हैं, लोगों को सिखाएंगे, मास्टर्स नहीं सिखा सकते? नहीं, ग्रैंड मास्टर सिखाते हैं। ओके। यस। और फर्स्ट में आपको कितने टाइम में बन सकते हैं ग्रैंड मास्टर? मेरे को तो 2 साल से ज्यादा लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे मतलब पढ़ाना क्या है कि आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो। अगर नॉलेज में आपकी कोई कमी होगी तो आप शायद से एक अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे, मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं। तो मैंने उस चीज को बहुत टाइम दिया, बहुत सब, आई थिंक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बहुत सब्जेक्टिव है। कुछ लोग होंगे जो बहुत जल्दी, क्योंकि आप कभी भी सीख सकते हो, आपने अपना लेवल 2 खत्म कर लिया, आप लेवल 3 सीख लो, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। मुझे ये था कि मुझे अच्छे से करना है, पहले लोगों को हील करना है और अच्छे से जानना है, इस चीज को लेके और जानना है रेकी के बारे में, फिर अब जाके मेरे को लगता है अब मैं एकदम प्रिपेयर्ड हूँ लोगों को सिखाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसके लिए है हेल्थी, और नॉर्मल इंसान के लिए, या ये जो लोग बीमार हो या अनहेल्थी हो या जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो उनके लिए रेकी है? सबके लिए है। ओके। सबके लिए, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो। अब जैसे कि चाहे बच्चे भी हैं, ठीक है, अब उनके लिए, और ये कोई रेकी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ आपको मंत्र पढ़ने पड़े या कुछ कुछ ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो चाहे वो कोई सीनियर सिटीजन हो, कोई यंग इंसान हो, कोई छोटा सा बच्चा हो, कोई भी रेकी कर सकता है। रेकी में किस तरीके की हीलिंग पॉसिबल है आपके जैसे ख्याल? कि मतलब रेकी के अंदर हम जैसे करते हैं, हीलिंग करते हैं ना, जैसे डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, तो किस किस तरीके की हीलिंग हम कर सकते हैं? ओके, तो अब जैसे रेकी है, एक हम कर सकते हैं कि हम किसी को रेकी सीधा दे रहे हैं। अब लेट्स से कि कोई इंसान बीमार है, ठीक है, उसे कोई फिजिकल इलनेस है, लेट्स से कैंसर है या कुछ भी ऐसा है, तो रेकी इन चीजों में ना एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। ओके। कि जहाँ पे अब डॉक्टर्स का जो काम है वो तो वही रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे इतना ज्यादा वो हो चुका है कि शायद से, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है। तो वो आपके दिमाग पे, आपके कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस उतनी है तो आप किसी को छू के भी ठीक कर सकते हो, राइट? और अगर आपकी उतनी ज्यादा नहीं है तो मुझे लगता है कि जैसे आज के जमाने में जैसे डॉक्टर प्लस रेकी, बाहर वेस्टर्न में तो हॉस्पिटल्स में हायर करने लग गए हैं रेकी हीलर्स को, वो लोग लेते हैं। तो जैसे जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है साथ साथ रेकी मिलती है। सेम इज विद जैसे किसी को साइकाइट्रिक इशू है जहाँ पे ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वहां पे आप साथ में रेकी कर सकते हो। जैसे मैं जब करती हूँ मैं साइकोलॉजी प्लस रेकी करती हूँ, तो उससे क्या होता है, अब बहुत सारे हमारे पहले के इश्यूज होते हैं, हमें याद नहीं आते, लेकिन हम जो रिजल्ट है आज, हम अपने चाइल्डहुड का या हम अपनी पास्ट लाइफ का रिजल्ट है, राइट? तो बहुत ऐसी मेमोरीज होंगी जो आपको याद नहीं आएंगी, ऑब्वियसली नहीं याद आती हैं, लेकिन जब आप रेकी करते हो साथ साथ तो आपको समझ आने लग जाता है कि अच्छा मेरे को आज ये प्रॉब्लम है तो इसका रूट इशू क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, तो उसमें बहुत टाइम जो होता है ना वो बच जाता है। तो जैसे मैं अभी आपके सामने मौजूद नहीं हूँ, या उसमें कैसे रेकी काम करेगी? ओके, डिस्टेंस। सो बेसिकली डिस्टेंस रेकी जो है, रेकी का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये बताया कि रेकी को टाइम, डिस्टेंस, स्पीड समझ नहीं आती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमंस ने बनाया है, ये रेकी ने नहीं बनाया है। अब जैसे टेलीपैथी है, टेलीपैथी हम, मेरे को आपके साथ यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, वो टेलीपैथी कहीं से भी हो सकती है। मैं आपकी दिमाग, अगर हम कनेक्टेड हैं किसी भी लेवल पे तो हम एक दूसरे के थॉट्स को समझ सकते हैं कि अच्छा ये इंसान ऐसा फील कर रहा है, या आप समझ पाओगे। सो
सेम एग्जैक्टली इज द सेम वे विद रेकी। अब पहले के जमाने में क्या दिखाया जाता था, भगवान उनको टीवी नहीं चाहिए होता था, राइट, वो कुछ ऐसे ऐसे करते थे, वो आ जाता था। रेकी का भी वही है। तो मुझे, आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हो, आप वहां पे उस इंसान को रेकी दे सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, जब आप हीलिंग करते हैं तो आपकी एनर्जी पर कोई असर आता है उससे? अब इस चीज पे एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप जितनी ज्यादा लोगों की रेकी हीलिंग करोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी। तो मैं तो इस चीज में नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ पहले मुझे ऐसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने रेकी की तो शायद से यूनिवर्स ने या जो भी वो एक हायर फोर्स होती है, उन्होंने मुझे वो एक्सपीरियंस करवाया कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को रेकी दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी किसी को नहीं दे रहे हो, आप बस एक मीडियम हो, आप एक टूल के जैसे यूज हो रहे हो थ्रू यूनिवर्स। तो वो यूनिवर्स से आपको एनर्जी मिलती है जो आप ट्रांसफर करते हो सामने वाले में। तो उसका आपसे लेना देना कुछ भी नहीं हुआ, आपके बस हाथ यूज होते हैं और कुछ बाकी सब यूनिवर्स से मिलता है आपको। तो आपको उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है कि मैं डाउन, या आप प्रोटेक्शन यूज करते हो, कुछ सिंबल्स होते हैं उन पे? डेफिनेटली यस। तो ये बताइए, जैसे कि मैं आपसे रेकी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे रेकी की जरूरत है? कुछ ऐसा पॉसिबल है? वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि रेकी सबको ही सीखनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब आजकल के टाइम में इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है ना, आत्मनिर्भर होना। तो क्योंकि रेकी आपको एक वो अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को हील करने की, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास कोई रीजन है या नहीं है, आपको रेकी सीखनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को हील कर पा रहे हो एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं, तो उससे बेटर तो कुछ नहीं है। कितने पैसे आपके बच जाएंगे, आप सोचो। जैसे कि आपने अभी मिथ दूर किया, आपको लगता है कि वो मिथ है, और क्या मिथ है रेकी को लेके? क्या रेकी बैक भी कुछ करती है, नुकसान करती है? रेकी कोई नुकसान भी है? नहीं, रेकी का कोई नुकसान नहीं है। और ये थोड़ा सा लोगों के माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि रेकी क्या करती है, रेकी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नीड। जिसको जो जरूरत है उसको वो मिलेगा। अब लेट्स से कि अब जैसे हम एनिमल्स को भी रेकी दे सकते हैं, हम प्लांट्स को भी दे सकते हैं। अब मैं किसी एनिमल की बात करती हूँ, ठीक है, वो कोई एक एनिमल है जो बहुत बीमार है, ठीक है, उसे बहुत टाइम हो चुका है। अब आप उसको रेकी दे रहे हो, तो जो उसका ओनर होगा वो रेकी इसलिए दिलवाना चाहेगा कि वो ठीक हो जाए। लेकिन रेकी को पता है कि उसकी जो नीड है वो क्या है, कि अब वो इस दुनिया से निकल जाए, जिससे कि उसको और ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। तो यहाँ पे लोगों का माइंडसेट ना बहुत आई वुड से बहुत मैटर करता है। अगर आप ओपन हो तो आपको कभी रेकी गलत नहीं लगेगी। इट्स लाइक जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जानना चाहूंगा कि रेकी जो है वो आपको सामने बैठ के किसी ग्रैंड मास्टर से सीखनी चाहिए, या आप उसे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं? ग्रैंड मास्टर से सीखनी चाहिए। ऑनलाइन सीख सकते हैं जैसे? हाँ, मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ, लेकिन जो डिफरेंस होता है बस ये होता है, अब जैसे कि आप देखोगे कि अब आप रेकी पे कोर्सेज देखोगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको खरीदना है और आपको हो गया। लेकिन जो मेन पार्ट होता है रेकी का, होती है इनिशिएशन। वो आपको किसी के थ्रू मिलती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस कोर्स पढ़ लो या बुक पढ़ लो और आपने रेकी सीख ली। क्योंकि क्या होता है, रे की जो है हमारी एनर्जी है, जो हम सबके पास होती है, प्राण जो हमारे अंदर है, ठीक। रे क्या है, इट इज द इंटेलिजेंट फोर्स। तो की तो आपके पास है, लेकिन जो रे आपको मिलती है वो आपको अपनी ग्रैंड मास्टर के थ्रू मिलती है, इनिशिएशन से। रेकी का तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इसमें साइकोलॉजी क्या करेगी? उसमें आपको कैसे बेनिफिट, जैसे आपने तो एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई की थी ना, तो रेकी को और साइकोलॉजी को कैसे मिलाएंगे आप? आपको कैसे बेनिफिट हुआ उसका? पूरा बेनिफिट होता है, क्योंकि तभी तो मैं अपने सेशंस में साइकोलॉजी प्लस रेकी लेती हूँ। अब लेट्स से कि आपको यही था मेरा मेन सवाल पहले। हाँ, तो अब जैसे कि आपको कोई इशू है, ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि ये ना आपको आपके बचपन से आ रहा है। आप बचपन से ऐसी ऐसी आपकी अपब्रिंगिंग रही है, आपके पैटर्न्स ऐसे रहे हैं, आपकी कंडीशनिंग ऐसी रही है, जिस वजह से आप ऐसे हो। अब आप बोलोगे मेरा बचपन तो भाई बहुत सही निकला है, मेरे बचपन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी, नेचर वर्सेस नर्चर। तो जो आपको एनवायरनमेंट से मिलता है, जब हम बच्चे होते हैं, हम एकदम फ्रेजाइल स्टेट में होते हैं, हम जो अपने अथॉरिटेटिव फिगर से लेंगे हम वो बन जाते हैं।
तो वो हमारी रियल साइड नहीं होती है। तो अगर आपको अपनी रियल साइड जानने कि आप रियलिटी में कौन हो, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, या आपको कुछ भी हील करना है, उसके लिए मुझे लगता है कि पास्ट में जाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैं अपने सेशंस में यूजुअली जब लोग अपने पास इश्यूज लेके आते हैं कि मेरी रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है और मुझे अपने आप को हील करना है या कुछ भी, तो पता चलता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं ऐसी रही है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में एक ऐसी मैनिफेस्ट की है रिलेशनशिप। तो यहाँ पे रेकी जो करती है, दो चीजें करेगी। पहली चीज तो ये कि क्लियर करना स्टार्ट कर देगी आपके चक्रास को, जो भी आपके चक्रास हैं या जहाँ पे भी आपकी मेरिडियंस जो चैनल्स होते हैं उनको अनब्लॉक करना स्टार्ट कर देती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी क्लियरिंग होगी वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में अपने अंदर नई जगह बना पाते हो और हीलिंग के लिए, नई चीजों के लिए। नंबर 1। सेकंड इज हीलिंग। तो जब तक आपकी क्लीनिंग नहीं होती है तब तक हीलिंग कैसे होगी? ओके राइट। अगर एक ब्लैक कलर का मैं वेसल लूं, उसमें मैं कोई भी कलर डालती रहूं तो वो तो ब्लैक ही रहेगा ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको हील करना वो बहुत मैजिकल हो जाता है। सो अपने में सेशंस में रेकी जो है वो मैं क्लीनिंग और हीलिंग के लिए यूज करती हूँ। और उससे इंसान को क्या, जैसे जो सामने पेशेंट होता है या जो क्लाइंट होता है उनको पता चल जाता है कि उनको कैसे, अब जब क्लीनिंग होती है आपकी तो अलग अलग वे में आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं। कभी कभी आपको बहुत रोना आ सकता है, कभी कभी आपको थोड़ा आपकी बॉडी थोड़ी गर्म हो सकती है, बहुत अलग अलग वे होते हैं क्लीन होने के। तो वो लोगों को सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। और दूसरी चीज ये जो रेकी और साइकोलॉजी का मैं यूज करती हूँ वो है हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए। अब आप कहीं पे भी जाते हो डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, वो हमेशा सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है, लेकिन हॉलिस्टिक हीलिंग में हम पूरा इंसान देखते हैं। ओके इसलिए मुझे हॉलिस्टिक हीलिंग ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो आपको हील करेगी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे। ओके तो रेकी हुई, साइकोलॉजी भी आपके साथ मिक्स होगी, इसमें कहीं टैरो कार्ड्स फिट हो रहे हैं? हाँ टैरो कार्ड फिट कर रहे हैं? टैरो का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपकी अनकॉन्शियस पे जाता है। अब आपने सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं कि जो भी आंसर्स होते हैं वो हमारे पास ही होते हैं, राइट। तो हम उन आंसर्स को क्यों नहीं सुन पाते हैं? हम इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हम बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं अपनी रोज की लाइफस्टाइल से, वरी से, इन सब चीजों से, तो इंट्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो टैरो जो करता है वो बस एक टूल है जिसको आप यूज करते हो अपनी इंट्यूशन तक पहुंचने के लिए, अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको नहीं पता कि क्या मुझे अगर ये चीज ठीक करनी है या मुझे अपनी लाइफ में ये चीज मैनिफेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँ, तो टैरो जो होता है वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा आपकी साइकी में घुसने के लिए। इसका लेना देना कुछ राशि से या किसी ज़ोडिएक साइन से नहीं होता। टैरो में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आइडेंटिटी और आपको जो क्वेश्चन है। जैसे न्यूमरोलॉजी होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, इन सब के अंदर उपाय बताए जाते हैं। तो क्या आप जैसे किसी के साथ जब टैरो कार्ड रीडिंग करती है तो उस दौरान किसी को उपाय बताते हैं कुछ? मैं उपाय में इतना बिलीव नहीं करती हूँ। ओके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो हम काम सेल्फ वर्क करके कर सकते हैं, जैसे कि अपने आप को सुधार के, उससे बेटर कुछ नहीं होता। उपाय आपको एक बार दो बार काम कर जाता है, कोई गारंटी भी नहीं होती है कि करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना इनर वर्क करोगे, जितना अपने आप को समझोगे, उतना आपके लिए आसान होगा एक दुनिया में जीना। फिर आपको उपाय की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप चाहोगे ही नहीं कि आपको कोई उपाय ऐसे मिले। टैरो कार्ड बुरे होते हैं? बुरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहीं होते। कैसे? नहीं, मतलब मेरा सवाल है इसी चीज को लेकर कि लोगों को लगता है ना कि जो लोगों को नहीं है जानकारी, या मिथ हो सकता है या क्या? टैरो कार्ड का मुझे मिथ ये लगा कि दो चीजें। पहली चीज तो ये कि आपको प्रिडिक्शन नहीं करनी चाहिए। ये प्रिडिक्शन जो होती है ये फालतू होती है। और ये सब चीजें, चाहे वो आपकी कुंडली हो या फिर आपका टैरो हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हो, जो कुछ भी हो, कोई भी प्रिडिक्शन हो,
वो एक आपके एक गाइडेंस के जैसे आपके लिए वर्क करती है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वर्क नहीं करेगी, और ये वो लोग होते हैं जो थोड़े लेजी होते हैं। अब जैसे कि उनको मैं बता दूं कि अच्छा आप तो ऐसे स्टार बन जाओगे, तो वो नहीं करेंगे अगर वो लेजी हैं तो। वो होंगे अरे मेरे को तो बनना ही है स्टार, क्या करना है। तो कहीं ना ये आपके पास जो भी एक इंसाइट कह लो, पावर कह लो, वो आपको बता देती है कि आपको सामने वाले को कितना बताना है और क्या बताना है। ये चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी को ऐसे इंसान को बता रहे हो जो बहुत पहले से ही ढीला है, और वो कुछ अच्छा सुन के और ढीला हो जाएगा तो हाँ, तो आई थिंक इसके अंदर अपनी इंट्यूशन और इंटेलेक्ट दोनों को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन खेल इसमें इंट्यूशन का होता है। इंट्यूशन और इंटेलेक्ट दोनों। एक सवाल जैसे आपने बताया है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल और आ गया कि हम क्या टैरो कार्ड रीड अपना खुद कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, और डेली कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि आपको एकदम बैलेंस्ड माइंडसेट से करना होगा। क्योंकि जब आप अपना खुद का टैरो करोगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में एक फियर होगा कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी आउटकम आए, या मैं चाहता हूँ ऐसा हो, देखते हैं क्या। तो फियर जब होता है ना तो सब चीज़ें खराब कर देता है। लेकिन हाँ, अगर आप अंदर से शांत हो, आप काम हो, ग्राउंडेड हो और बैलेंस्ड हो, तो आप अपना टैरो आराम से कर सकते हो। तो आप मेन किस पर ज्यादा रहता है आपका फोकस, रेकी पे या टैरो कार्ड पे? तीनों पे, साइकोलॉजी, टैरो, रेकी, तीनों। मतलब मैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं पे बोल पाई हूँ नहीं ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, बिल्कुल Okay. भी। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए जो मेन है वो है स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी मुझे इन तीनों से ही मिल रही है। हमारे दर्शकों को ये और बताइए कि आपकी नज़र में मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए? सिंपल बेसिक। मेडिटेशन, पहली चीज तो ये कि अगेन बहुत सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन अगर आपको मेडिटेशन करनी है, लेट्स से कि आपका दिमाग बहुत इधर उधर घूमता है, ठीक, आप डिसीजंस नहीं बना पाते हो, तो एक मेडिटेशन की टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। आप जितना ज़्यादा माइंडफुलनेस पे फोकस करोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो और इंक्रीज होती जाएगी। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, ऊपर नीचे इमोशंस होते रहते हैं, इधर उधर भागना, एक्टिविटी बहुत इम्बैलेंस रहते हैं बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर हम ग्राउंडिंग करते हैं, धरती से टिके रहना, मदर अर्थ के साथ अपना कनेक्शन बना के रखना, जिससे आप अंदर से बैलेंस्ड फील कर सको। फिर एक तो होती है आपकी जैसे जो सिद्धि होती है, जो साधना होती है आपकी, वो तो सब्जेक्टिव है ही। तो ये थी हमारे साथ लिजा, जिन्होंने बताया कि रेकी के फायदे क्या है और टैरो का रीडिंग डेली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रेमेडीज आपको जिंदगी में बरतनी चाहिए। उन्होंने साइकोलॉजी के भी बताया कि कैसे वो रेकी और साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने पास जो भी लोग उनके पास आते हैं उनको कैसे उनको सॉल्यूशन देती है, और पूरी रेकी के बारे में बताया कि कैसे रेकी काम करती है। लिजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।